W18 ये देश है हमारा और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे इस हफ्ते सुर्खियों में रहे गाजियाबाद इंसिडेंट। राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने तो आग में घी डाला। ना हम यहाँ बैठकर ये फैसला कर सकते हैं कि वहाँ जमीन पर क्या हुआ, ना हम ये कह सकते हैं कि उसमें सांप्रदायिक रंग किसी ने गलत घोला। आप यहाँ पर आकर के बैठ के एक ही राग पीटते हैं। पार्टी नहीं है। कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता, जहालत का क्या उत्तर हो सकता है। बीजेपी ने एक चक्रव्यूह सजा दिया है और इस चक्रव्यूह में सब एक एक करके फंसते चले जाएंगे। राम के साथ जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? जब ट्विटर और भारत की लड़ाई होती है तो वो ट्विटर के साथ खड़े होते हैं, भारत के साथ क्यों नहीं खड़े होते? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे इस हफ्ते सुर्खियों में रहे गाजियाबाद इंसिडेंट की। आखिरकार एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किसने धार्मिक एंगल दिया और आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से पहले सांप्रदायिकता का चोला यानी रंग चढ़ रहा है एक बार फिर से। आज ये देश है हमारा में हम इस पर करेंगे सीधी बात और मेरे साथ कई दिग्गज मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मेरे साथ आज बहस का पैनल तो होगा ही, चर्चा का पैनल तो होगा ही, साथ ही मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे आज सलमान खुर्शीद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका ये देश है हमारा में। ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। क्या इस तरह के बयान मात्र संयोग हैं या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी प्रयोग चल रहा है? क्योंकि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है जो बेहद गलत था, लेकिन क्राइम और कानून व्यवस्था के इस केस को तुरंत सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। ट्विटर पर इसे दो धर्मों का मुद्दा बनाने के लिए एक ब्रिगेड और कुछ नेता कूद जाते हैं। देश में कोरोना का कहर टूटता है या तूफान आता है तो कहा जाता है कि बकरीद पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी गई, इसलिए ये विपदा आई है। ये भी कहा जाता है कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई है, नाइंसाफियां हुई हैं, इसलिए भारत पर कहर टूटा है। ये बयान सामान्य नहीं है और न तो सामान्य लोगों ने इन्हें कहा है। चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं। मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने दी जाए और फिर ईदगाहें भी ना जा सके, ईदगाह पर भी और मस्जिदों में भी नहीं जा सके। मॉब लिंचिंग करा रही है बीजेपी, लड़कियों के साथ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है। कुछ जगह जगह जाति और जुल्म हो रहे हैं, तो ये इसको गलती नहीं मानेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में कहते हैं, जब मुसलमान कांग्रेस के साथ थे तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिलती थी। अगर मुसलमान फिर कांग्रेस के साथ आ जाएं तो बीजेपी दोबारा 2 सीटों पर सिमट जाएगी। हाल में बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने जमकर जय श्री राम का नारा बुलंद किया तो ममता बनर्जी ने हुगली में भाषण देते हुए ये कह दिया कि मुस्लिम वोटर्स अपना वोट न बंटने दें, जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की। कांग्रेस पर आरोप लगा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उसने अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लिया। तो सवाल है, क्या 2022 के लिए फिर एक बार सियासी प्रयोग शुरू हो गया है? बढ़ता हूं मैं आगे। सांप्रदायिक प्रयोग के संदेह का विश्लेषण सुनिए। एसटी हसन, मैं आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा आज इस विश्लेषण के अंदर, इनके बयान सब कुछ कहते हैं। शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई इसलिए 2 तूफान आए, कोरोना से हजारों लोगों की जान गई।
अब मैं एक और समाजवादी पार्टी के सांसद, नेता ये भी सांसद है, एक और सांसद की बात करता हूं, शरीफुर रहमान बर्क साहब कहते हैं मस्जिदों में बकरी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कोरोना बीमारी ने ये आजादे इलाही है। ये उन्होंने कहा कोरोना बीमारी नहीं, ये आजादे इलाही है। मैं बढ़ता हूं आगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी नेता कांग्रेस, मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी 2 सीटों पे सिमट जाएगी, जो कि कई अखबारों में पब्लिश भी हुई खबर। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बीएसपी से आए हैं कांग्रेस पार्टी में और प्रियंका गांधी की टीम में शामिल हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। गाजियाबाद की घटना कानून व्यवस्था का एक सिंपल मामला जिसको सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश हुई। अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन पैनल में जुड़ रहा है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भारी बड़ा दखल रखते हैं, प्रियंका गांधी की टीम के हिस्सा भी हैं। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। सुमैया राणा, क्या आपको लगता है 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसकी वजह से, चाहे वो गाजियाबाद का इंसिडेंट हो, चाहे वो एसटी हसन हो, चाहे वो बर्क साहब हो, सांप्रदायिक सौहार्द पर बार बार हमला हो रहा है? क्योंकि 2022 का चुनाव है, इसीलिए, क्योंकि वहां पर तुष्टीकरण चाहिए। सुमैया जी। जी बिल्कुल अमीश जी, देखिए जो जहां तक मैं अभी अमीश जी आपकी बातें सुन रही थी उसमें आपने जो एसटी हसन साहब और शफीकुर रहमान बर्क साहब के जो बयान बताए, ये इसमें मुझे सांप्रदायिकता नहीं नजर आती। ये मुसलमानों का अपना एक अकीदा है कि इसमें अल्लाह नाराज है और उसकी वजह से ये अजाब भेजा जा रहा है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मानना था, ये दावा था कि थाली पीटने से, ताली पीटने से और लाइटिंग करने से, जो है दिए जलाने से कोरोना भाग जाएगा। ये उनका अकीदा था। मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह जो है नाराज हो जाता है। एक चीज, कोयम्बटूर में एक मंदिर बनाया जाता है कोरोना देवी के नाम से, तो ये सांप्रदायिकता क्यों दिख रही है? हाँ, ये बात जरूर हम मानेंगे कि मस्जिदों में जो ऐलान किया जा रहा था कि मस्जिद में नमाजें पढ़ना जरूरी है, चाहे जितनी भयावह स्थिति आ जाए, ये इस्लाम भी इसको खारिज करता है, मना करता है। अगर कोई किसी भी पैंडेमिक की गाइडलाइन ये बोलती है कि आपको दूरी बनाना है और तमाम ऐसी चीजों को फॉलो करना है, सैनिटाइजेशन हो या दूरियां हो या मास्क लगाना हो, वो करना है, ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो ये उनका बयान निजी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक है। सुमैया जी, आपने दूसरी बात जहां तक रही सांप्रदायिकता, बयान में सांप्रदायिकता कहाँ है? गाजियाबाद के इंसिडेंट में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, एसटी हसन के बयान में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं है, शफीकुर रहमान बर्क साहब के भी बयान में कोई सांप्रदायिकता नहीं है। एक सेकंड, जहां तक आपने प्रधानमंत्री ने कहा था थाली पीटने के लिए और लाइट जलाने के लिए, वो हौसला बढ़ाने के लिए कहा था, उन्होंने कोरोना खत्म हो जाएगा, ये बाइट अगर आपके पास कहीं है तो लाइव में आपको मौका देता हूं, मेरे चैनल पे प्ले कर दीजिए। आप भी तो मानिए, सवाल तो सुनिए मैडम, आप इस तरह से नाराज होंगी। गवर्नमेंट का फेलियर है कि नहीं है, आप बताइए। मैं क्या बताऊं? लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कि नहीं है, ये आप बताइए मुझे। पहले तो वहां पे प्रेम शुक्ला है जो सरकार की तरफ से जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक आपसे बड़ा सिंपल सवाल है मैडम, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहां ये बाइट दी, कहां ये कहा कि थाली पीटने से और लाइट जलाने से कोरोना चला जाएगा? वो हौसला अफजाई के लिए था। अब डॉक्टरों पे पुष्पों की वर्षा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोरोना तो नहीं भाग जाएगा। ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए किया गया था ना, ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए किया गया था ना, कोरोना से लड़ने के लिए। तो मुझे बताइए ना, एक सेकेंड, पूरे देश में आप थाली पिटवा रहे थे, पूरे देश में आपने दिए जलवा डाले, और ये शफीकुर रहमान क्या पिटवा रहे हैं? सिर्फ लड़ाई, शफीकुर रहमान बर्क क्या पिटवा रहे हैं? एसटी हसन क्या पिटवा रहे हैं? गाजियाबाद के अंदर क्या पीट रहे थे? शफीकुर रहमान बर्क हो या एसटी हसन साहब हो, बात सुनिए आप मेरी, शफीकुर रहमान साहब आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए मैडम। उनका बयान सांप्रदायिक कहां से हो गया? उन्होंने तो अपने अकीदे को कहा, शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, इसलिए दो तूफान आए। मेरा देखिए, ये बयान पुराने हैं, मेरा पॉइंट ये है कि 2022 से पहले एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेला जा रहा है। पॉइंट ये है, जय श्री राम के नाम पर गाजियाबाद में लोगों को पीट दिया गया, एक व्यक्ति को पीट दिया गया, एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट दिया गया, जो खबर झूठी निकली, जो खबर फ्रॉड निकली, जो खबर फेक निकली, और उसमें समाजवादी पार्टी का नेता ने उसको लाइव करा और जिसके ऊपर आज एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप मुझे बताइए, ये सांप्रदायिक रंग का चोला नहीं है क्या? पहला बयान भी यही था कि हमसे जय श्री राम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पीड़ित हैं उनका खुद का बयान यह है कि जय श्री राम मुझसे बुलवाया गया। उन्होंने झूठ क्यों बोला?
कार्रवाई तो मैं उनके प्रेम खिलाफ भी शुक्ला का होनी रुख कर चाहिए लेता थी। हूं। मिसगाइड मैं तो प्रेम उन्होंने भी शुक्ला किया। का लाइव करने वाला प्रथम दृश्य ये देख रहा है कि यहाँ पर इस तरीके की वारदात होती है, तो जांच के बाद पता चला कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे या किस जात के थे। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है, प्रवक्ता है, नेता है। उससे पहले, उससे दशकों पहले आप पत्रकार भी रहे, दशकों तक आप पत्रकार भी रहे। इन सब बयानों को अगर आप कोलेट करेंगे और अगर आपको एक एडिटोरियल लिखना होगा तो उसका हेडलाइन क्या होगी, बताइए जरा। एसटी हसन, शफीकुर रहमान बरक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, गाजियाबाद की घटना। बोलिए। अकीदे के नाम पर इस्लामी जिहाद, यह जो है आप लगातार जो है कह रहे हैं कि चूंकि हमको नमाज नहीं पढ़ने दी गई इसलिए कोरोना आ गया, तो यह कहना एक तरह से मानसिक जिहाद है। आप लोगों के दिमाग में यह बैठाना चाहते हैं कि महामारी के समय महामारी के प्रोटोकॉल का पालन न करना यही इस्लाम है। इस्लाम में जबकि बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब भी महामारी का समय हो उसमें लोगों को स्वस्थ रखना, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक रहना, ये इस्लाम है। लेकिन कुछ लोग चूंकि जो जिहाद, जिसने इस्लाम का गलत तर्जुमा करके लोगों ने जिहाद पूरी दुनिया में फैलाया, उसी तरह का एक जिहादी सोच जो है वो चुनावी राजनीति में भी विकसित करने का प्रयत्न लंबे समय से हुआ है। विपक्ष का ये आरोप है राम भक्तों पर गोलियां चलाना, राम भक्तों पर विपक्ष गोलियां का चलाने आरोप पर है, ये सब कुछ काल में इस तुष्टिकरण का फायदा आपको होता है। जरूरत पड़ती तो और लाशें बिछा देते। इस तुष्टिकरण का फायदा आपको होता है। जो गाजियाबाद की घटना हुई, इस एक्शन का रिएक्शन बीजेपी को होगा, फायदा आपको होगा। देखिए अमीश जी, 1952 से सवाल है, जवाब दीजिए। 2021 तक आप बार नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल प्रेम जी। 1952 से लेकर 2021 तक लगातार ये आरोप लगता है, तो ये लोग इतने दिन में इतने समझदार भी नहीं हुए कि हमको फायदा पहुंचाने वाले बयान क्यों देते हैं, हमको फायदा पहुंचाने वाली हरकतें क्यों करते हैं। आप तो हमारे नुकसान में काम कीजिए ना, आप हमारा फायदा क्यों पहुंचाना चाहते हैं। आप जो है, जो मामूली आपराधिक घटना है, उस आपराधिक घटना में जय श्री राम का नाम बदनाम करने की चेष्टा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कुकर्म लगातार समाजवादी पार्टी के नेता क्यों करते हैं। सुमैया जी कुछ कहना चाहती हैं इसके ऊपर, और फिर मैं आचार्य जी आपका रुख करूंगा। सुमैया राणा, रिस्पॉन्ड टू प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला जी कुछ पन्ने पलटना भूल जाते हैं। वो यहाँ बैठ करके जिन इतिहास को याद कर रहे हैं, तो अपना इतिहास भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करें कि कैसे कैसे अपराधी को पाला पोसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में आज भी, जिनकी पीठ थपथपाई जा रही है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे बैठकर अगर वहां पर जय श्री राम बुलवाया किसी ने भी, चाहे वो हिंदू रहा हो या मुसलमान रहा हो, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सरकार में तो आप बैठे हुए हो, सरकार में तो आप बैठे हुए हो, आपके पास तो पूरी पावर है। आप यहाँ बैठ करके रोना क्यों रो रहे हो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं करते हो। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, जहाँ कानून की बात होगी, जहाँ व्यवस्था की बात होगी, आप आकर के यहाँ पे बैठ करके हिंदू मुसलमान नहीं है। आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आकर के बैठ के एक ही राग पीटते हैं, सांप्रदायिकता, जबकि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। जहालत का क्या उत्तर हो सकता है, जहालत का क्या उत्तर हो सकता है जो कहे कि अकीदा है। भारतीय जनता पार्टी तो जाहिलों का पूरा समंदर है। भारतीय जनता पार्टी जाहिलों का पूरा समंदर है। जिनको शायर और कायर का दिखाई दे रहा है, किसी ने सुना होगा, जिस किसी ने आपको सुना होगा, बड़े पत्रकार बनते हैं, आपसे बड़ा सांप्रदायिक और आपसे ज्यादा बेवकूफ जाहिल है, समझ में आ गया होगा। जिस किसी ने अभी आपके मुख से प्रकट हुआ, देखिए अभी बेहुदा शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है, आपके मुख से दुर्गंध प्रकट होगा। आपके संस्कार में जो है अभद्रता शब्द है, मेरे संस्कार में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं, मैं आपकी तरह गलित संस्कृति नहीं आया हूँ, मैं नाली से निकला हुआ व्यक्तित्व नहीं हूं। हम लोग जो है शब्दों की मर्यादा रखिए। देखिए मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से शब्दों की मर्यादा का चयन, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। लेकिन सुमैया जी देखिए मुझे लगता है प्रेम जी, आपको भी जो आपने शब्द बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपसे, आप शालीन व्यक्ति हैं, मेरा निवेदन है आपसे, आप मेरी बात को समझिए और मानिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी चर्चा में इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी चीज सुमैया राणा, आपने बोला किसने करा। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के इशू है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या फिर आपके अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सुनील यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जूही सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आशीष यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन आपके नेता ने इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान के साथ जोड़ दिया। यह कहा ये हिंदू लड़के थे जिन्होंने मुसलमान की दाढ़ी काटी और जय श्री राम का नारा लगवाया।
तो सांप्रदायिक बताने की तो कोशिश करी ना आपने। इसको हिंदू मुसलमान बीजेपी ने तो नहीं करा, इसको तो हिंदू मुसलमान सबसे पहले अगर करा तो आपकी पार्टी ने करा, जिसने फेसबुक लाइव करा। प्रथम ये क्या लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे आप घेरिए योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को। आपका अधिकार है और आपके अधिकार के साथ मैं आवाज में आवाज उठाऊंगा, मिलाऊंगा। हाथरस में इंसिडेंट हुआ, अमीश देवगन ने लगातार कार्यक्रम करे, लगातार हमने कार्यक्रम करे। विकास दुबे का इंसिडेंट हुआ, मैंने लगातार कार्यक्रम करे। लेकिन जो काम समाजवादी पार्टी के नेता इस्माइल ने करा है, क्या वो जायज है? आप मुझे बता दीजिए सुमैया जी, दिल पे हाथ रख के। उन्होंने पहले इसको हिंदू मुसलमान कहा, उसके बाद पूरी लॉबी लग गई, पूरी लॉबी लग गई, जिसने बोला देखिए ये जो है असाउद्दीन ओवैसी ने कहा हिंदूवादी गुंडे हैं। बोलिए मैडम। मैं बोल रही हूं, आप सुनिए कि जिसने भी अगर ये चाहे जाने में या अनजाने में अगर किसी भी तरीके का सांप्रदायिकता फैलाने या माहौल बिगाड़ने का काम किया है, बिल्कुल पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार बैठकर क्या कर रही है? मुंह देख रही है। कोई आपका हाथ रोक रहा हो, कोई आपको पकड़ रहा हो, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप किसी व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम रहे बीजेपी। मैडम लॉ एंड ऑर्डर पे आप प्रेम शुक्ला को घेरिए। अरे आप जांच कराओ ना, आप जांच कराओ और आप कार्रवाई कराओ उसके ऊपर। प्रेम जी के पास मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। प्रेम शुक्ला, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी काफी देर से इंतजार करें। आचार्य जी बताइए, आचार्य प्रमोद कृष्णम आप खड़े कहां हैं? उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कांग्रेस खड़ी है लेकिन बिना पैरों के। देखिए अमीश देवगन जी, बहुत देर बाद मेरे पास आए, आपका शुक्रिया। मसला नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा, मसला इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं और ये चिट्ठी कौन किसको लिख रहा है, ये मसला नहीं है। बीमारी ये नहीं है, बीमारी की जड़ में जाना पड़ेगा आपको। और बीमारी की जड़ ये है अमीश जी कि महाभारत के अंदर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, महाभारत चल रहा था, तो उसमें द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह की रचना किया करते थे। और जब चक्रव्यूह की रचना की गई तो उनसे पूछा गया कि आप ये चक्रव्यूह की रचना क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो भी प्रवेश करेगा वो मार दिया जाएगा, मारा जाएगा, और इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता है। और अगर इसको कोई तोड़ना जानता है तो सिर्फ अर्जुन तोड़ना जानता है। तो 2022 का जो चुनाव है ये एक महाभारत है और कुरुक्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश है। और इसमें चक्रव्यूह की रचना, धर्म के चक्रव्यूह की रचना बीजेपी करने लगी है। अच्छा, और इस चक्रव्यूह में जो आचार्य जी मुझे टोकना पड़ेगा, मुझे टोकना पड़ेगा। ये एसटी हसन बीजेपी से आते हैं, शफीकुर रहमान बर्क बीजेपी से आते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीजेपी से आते हैं, उमेद पहलवान बीजेपी से आते हैं। मैं आपसे जाना हूं, इमरान प्रतापगढ़ी बीजेपी से आते हैं, सब लोग बीजेपी से आ रहे हैं। करेक्ट। अब मैं जवाब दे दूं, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको मैं सबका जवाब दूंगा। लेकिन अमीश देवगन, ठीक है ना, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह सजा दिया है और इस चक्रव्यूह में सब एक एक करके फंसते चले जाएंगे। जिनके आप नाम ले रहे हो ये चक्रव्यूह सजाने वाले नहीं है, ये चक्रव्यूह तोड़ने के चक्कर इसमें घुस रहे हैं और ये सारे के सारे पराजित हो जाएंगे। अब सवाल इस बात का है अमीश देवगन जी कि समाजवादी पार्टी चाहती है सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और समाजवादी पार्टी को वोट दे दें, और बीजेपी चाहती है सारे हिंदू इकट्ठे हो जाएं तो वो बीजेपी को वोट दे दें। अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन नियर अबाउट 18 आप तो कहते हैं अखिलेश यादव ने लाल टोपी अपनी जेब में रख रखी है। पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। जी। मैं क्या कहता हूं, मैं तो जो कह रहा हूं उसको तो जाने दो ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 18 से 20% मुस्लिम वोट है। तो जब लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगी तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन जीतेगा। अरे भाई 80 वर्सेस 20 लड़ाई हो जाएगी तो इसे बीजेपी को कौन हराएगा? ये बीजेपी के हक में जा रहा फैसला। ये सारी जो कवायद है, ये सारा जो जितना भी चक्रव्यूह सजाया जा रहा है, इससे फायदा किसको पहुंच रहा? भाजपा को पहुंच रहा। और बीजेपी चाहती है कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम हो जाए। और बीजेपी ने जो चक्रव्यूह सजाया है ये धर्म के आधार पे बना हुआ चक्रव्यूह, इसमें अमीश देवगन जो फंसेगा वो उसका पतन हो जाएगा। और तो फिर आप चक्रव्यूह पे जान के भी फंस रहे हैं। मैं 30 सेकंड में प्रेम शुक्ला से जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला, ये चक्रव्यूह आपने रचाया है, ये सब आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एसटी हसन को या फिर दिग्विजय सिंह को, शफीकुर रहमान बर्क को, उमेद पहलवानों को? जी।
30 सेकंड। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी से कहना चाहता हूं कि वो तो प्रियंका वाड्रा जी के सलाहकार हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आपके इस तरह के नेता जो लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का दुष्कर्म करते हैं, जिससे आपका कहना है कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाता है, तो इनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी पिछली बार बसपा में थे, आपको ध्यान होगा 2017 के चुनाव में बसपा की तरफ से कुरान शरीफ आगे लेकर निकले थे कि आगे आगे कुरान शरीफ चलेगी, पीछे पीछे हाथी चलेगा और सारे मुसलमान जो है बसपा को वोट दे देंगे और बसपा जो है सत्ता में आकर बैठ जाएगी। क्या हुआ? बसपा 19 सीटों पर सिमट गई। तो आप चूंकि जानते हैं कि पूरे देश की जनता भली भांति जानती है कि इस देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल कौन रहा है। सांप्रदायिकता का जहर घोलता है उमेद पहलवान, सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं शफीकुर रहमान बर्क। और ये सारे लोग क्यों घोलते हैं जहर? तो स्वयं प्रमोद जी ने बताया कि 20% जो है पोलराइज हो जाए। तो आप 20% को पोलराइज क्यों करते हो? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 20% वो पोलराइज हो जाए, इस तरफ से यादव आ जाए, खेल बन जाए, क्योंकि जो मुलायम सिंह का समीकरण होता था वो होता था यादव मुसलमान। फिलहाल ये देश है हमारा में रुकते हैं हम ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आपके दो नेता सलमान निजामी और मशकूर उस्मानी जो बिहार से चुनाव भी लड़े आपकी टिकट पर, उन्होंने भी इस पे पूरे मुद्दे में धर्म का कार्ड खेला, FIR भी हो चुकी है। बोलिए। देखिए, आप ये तो नहीं चाहते हैं कि इसका निर्णय और फैसला एक कोई पॉलिटिकल दल सुना दे। तो कोर्ट का मामला है, एक FIR हुई है। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप,
आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए। सलमान साहब, आपका अभिनंदन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट ऑन न्यूज 18। धन्यवाद धन्यवाद जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है। गाजियाबाद में एक बड़ी घटना होती है जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, लेकिन आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने इस पूरे मामले में राम भक्तों को लपेट लिया। क्या आपको लगता है ये जायज बात है? आपके दो नेता सलमान निजामी और मशकूर उस्मानी, जो बिहार से चुनाव भी लड़े आपकी टिकट पर, उन्होंने भी इस पे पूरे मुद्दे में धर्म का कार्ड खेला। FIR भी हो चुकी है। बोलिए। देखिए, आप ये तो नहीं चाहते हैं कि इसका निर्णय और फैसला एक कोई पॉलिटिकल दल सुना दे। तो कोर्ट का मामला है, एक FIR हुई है। लेकिन जब भी FIR होती है और जिससे एक उत्तेजना पैदा हो, ऐसी कोई स्थिति हो जो आवाम में, जनता में कोई उत्तेजना पैदा हो, तो उसके कथन कई या उसके बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कभी सही भी होती हैं, कभी सही नहीं भी होती हैं, और उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं। सोच समझ के आनी चाहिए और सोच समझ के आती हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई पक्षपात हो रहा है या किसी को भड़काया जा रहा है या किसी को कोई कष्ट पहुंचाया जा रहा है, किसी को कोई चोट पहुंचाई जा रही है। अब अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि हो, अगर उसमें कोई असत्य हो, तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। वो आपका काम है, मीडिया का काम है कि आप छानबीन करते हैं और प्रथम दृष्टि से जो आप समझते हैं सही है, जो हुआ है, उसको आप उजागर करते हैं, और उसको देखकर जो भी एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होता है वो स्वीकार करता है कि हाँ, ये बात जो मैंने कही थी वो बात नहीं है। राहुल जी तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सही है, हमारे पास तथ्य है, हमारे काउंटर क्वेश्चन है इसमें सलमान जी, कि ऐसा है कि ये बात सही है, लेकिन अंततः जो फैसला है वो तो कोर्ट ही सुनाएगा ना। जी, बिल्कुल आपकी बात जायज है कि कोर्ट ही फैसला सुनाएगा, निर्णय कोई नहीं दे सकता। लेकिन राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता है, सलमान निजामी एक जिम्मेदार नेता है, मशकूर उस्मानी एक जिम्मेदार नेता है। मैं सलमान निजामी और मशकूर उस्मानी की बात करूं तो इन्होंने तो आग में घी डाला। एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू को इन्होंने कम्युनल एजेंडा बनाने की कोशिश करी और इसको ऑर्केस्ट्रेट करा गया और फिर ट्विटर पे खूब चलाया गया। क्या आपको लगता नहीं है इससे सांप्रदायिकों में वैमनस्य फायदा होता है? और आरोप आपकी पार्टी कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन यहां पर तो रंगे हाथों आपके नेता पकड़े गए हैं कि जो हिंदू मुसलमान करना चाह रहे थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक आपके नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो गली गली कूचे कूचे जो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो अखबारों में भी छपा, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट दे देगा तो फिर बीजेपी दोबारा 2 सीटों पर आ जाएगी। अच्छा, सुन लीजिए कि अगर किसी ने कुछ कहा है जो उचित नहीं है तो उसको समझाना चाहिए कि ये उचित नहीं है। आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इसको आगे बढ़ावा मत दीजिए। जो भी क्रिमिनल कोई स्थिति पैदा होती है, उसमें कहीं ना कोई सांप्रदायिक उसका एक विवरण करता है, सांप्रदायिक उसको रंग देने का प्रयास करता है। वो कोई हो, कांग्रेस का हो, किसी और दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ना करे, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को करने का अधिकार होगा। किसी को नहीं है अधिकार। अगर कोई कहीं पर त्रुटि करता है, गलती करता है, तो उसको आप प्लीज समझा दीजिए। आपका काम है समझाने का। लेकिन ना हम यहाँ बैठकर ये फैसला कर सकते हैं कि वहां जमीन पर क्या हुआ, ना हम ये कह सकते हैं कि उसमें सांप्रदायिक रंग किसी ने गलत घोला, ना हम ये कह सकते हैं कि उसमें सांप्रदायिक कोई विषय नहीं था। ये कह नहीं सकते हैं, और ना बहुत जल्दबाजी में हमें जजमेंटल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जल्दबाजी में कोई जजमेंटल भी नहीं हो रहा, नहीं लगाना चाहिए। सलमान जी देखिए, इस
इस पूरे विषय में ट्विटर पे भी एक एफआईआर हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देखिए ट्विटर को टारगेट कर रही है ये सरकार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में रहना है तो भारत के कानूनों को पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका इस पर राय क्या है? आप वकील भी हैं पेशे से। विदेशी कंपनी को क्यों, हम सबको, बाहर वाले को और भारतीय को, हर एक को कानून का पालन तो करना ही है ना। तो अगर किसी के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाया गया है, किसी को कानून के किसी प्रावधान से मुक्त किया गया है, माफ किया गया है, तो वो भी उसी कानून में होता है। जिस कानून का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसको गलत माना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो आप किसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे इसके बारे में पूछ रहा हूं, ट्विटर को जब भारत की सरकार ऐसा कह रही है और अब गाजियाबाद के इंसिडेंट में उन पे एफआईआर भी हो गई है क्योंकि वो अपना इंटिमिडेटरी स्टेटस उन्होंने खो दिया है, तब आपकी पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है देखिए ट्विटर को दबाने की कोशिश है। जब बाकी सोशल मीडिया कंपनीज तमाम वो प्रावधान मान सकती है जो भारत सरकार दे रही है, ट्विटर क्यों नहीं मान सकती? ट्विटर भारत से बड़ी तो नहीं है, भारत के संविधान से तो बड़ी नहीं है, भारत के विधान से तो बड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मैं कोई ट्विटर के हित में और उनके पक्ष में कोई बात कहने के लिए मुझे कोई ब्रीफ नहीं है। लेकिन एक बात है, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को कितनी आज़ादी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहले से ये क्यों तय कर दें कि इन पर नहीं लगेगा, इन पे लागू होगा, इनको नहीं लागू होगा? कोई हमारी अपनी भूपौती नहीं है, हमारे अपने कोई मित्र नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देश में व्यवस्था बनेगी उसको सबको स्वीकार करना होगा। लेकिन जिसको स्वीकार नहीं है वो भारत में ना आए, ये तो बात स्पष्ट है ना। लेकिन इस पर चर्चा हो, यहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहा कि उनको क्या सुरक्षा मिलती थी अब नहीं मिलेगी, उनको क्या 3 महीने का वक्त मिला, उन्होंने भारत की सरकार को जवाब देना लाजमी नहीं समझा। सलमान जी, आपको तो जानकारी होगी, उनको 3 महीने का वक्त मिला, उनको भारत की सरकार को उन्होंने जवाब देना लाजमी नहीं समझा। अरे फेसबुक फॉलो कर सकता है, व्हाट्सएप फॉलो कर सकता है, बाकी सोशल मीडिया कंपनीज कर सकती है, इंस्टाग्राम कर सकता है, तो व्हाई नॉट ट्विटर? इज ट्विटर अबव इंडियन लॉ? दैट्स माय पॉइंट। व्हाई कांग्रेस पार्टी इज सपोर्टिंग ट्विटर? वो इंडिया के साथ क्यों नहीं है? Congress party is not supporting anyone to be above Indian law. Please get that right. Please get that right. आप यहाँ फैसला कर रहे हैं कि इंडियन लॉ क्या है। इंडियन लॉ क्या है उसका फैसला कोर्ट में होगा। अगर ट्विटर को हमारी कही हुई बात सरकार की पसंद नहीं है तो ट्विटर कोर्ट जाएगी। कोर्ट में 2 पक्ष होते हैं। ट्विटर कोर्ट गई है, अभी तक किसी ने स्टे नहीं लगाया, किसी ने स्टे नहीं लगाया। उस पक्ष में हम किससे सहमत हैं, किससे सहमत नहीं है, वो कोर्ट तय करेगा। अगर प्राइमा फेसी में आएगा, अगर प्राइमा फेसी में ऑनरेबल कोर्ट को लगता तो स्टे लगाया जाता है, लेकिन अभी तक स्टे नहीं लगा। अरे तो कोर्ट, अब आप कोर्ट के भी खिलाफ हो गए। मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं, मैंने बोला अगर प्राइमा फेसी कोर्ट को लगता तो स्टे लगा दिया जाता, उस कानून के ऊपर लगा दिया जाता है ना। अगर कोर्ट को लगता है ये कानून जायज नहीं है तो स्टे लगा दिया जाता है, लगा उस पे स्टे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हर जगह, आप हर विषय पर कोर्ट को अलग करके चाहते हैं कि यहीं पर आदेश दे दिए जाए, हम लोग यहीं पर निर्णय दे दें कि कोर्ट को क्या करना चाहिए। कोर्ट के सामने मामला है, कोर्ट के सामने मामला तय होगा। कोर्ट के निर्णय के बाद भी लोग कहते हैं कि हमारा ये पक्ष है, हमारा ये पक्ष है, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। तो अब जहां कोर्ट का जो फैसला होना है वो हो जाने दीजिए। आप यहाँ हमसे क्यों फैसला अभी नहीं? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं और आप तो कुछ फैसला कर भी ले तो उसको मानेगा कौन? लेकिन महत्वपूर्ण ये है, कौन मानेगा नहीं मानेगा। मैंने आपकी बात मानकर मैं यहाँ आया हूं। आपकी ये बात कहकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि कौन मानेगा। कोई माने ना माने, हम मनाना नहीं चाहते हैं, हम पर्सुएड करते हैं, हम लोगों को समझाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे यहाँ आकर बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं आता। मैं इसलिए आ रहा हूं कि शायद आप मेरी बात मान जाएं, शायद आप मेरी बात ना माने, ये भी संभव है कि मैं आपकी बात मान जाऊं। इसीलिए हम यहाँ आते हैं और यही डेमोक्रेटिक बिल्कुल सर, आई एम इन टोटल बात कह देना कि आपकी बात कौन मानेगा, ये कोई नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि मेरी और आपकी बात अगर हम बोल भी देंगे कि ये उसको मानना चाहिए, उसको फिलहाल कौन मानेगा, ये मेरा पॉइंट था। मैंने अपने और आपके दोनों बारे में बोला। ये आपकी बात लोग मानेंगे, इसीलिए मैं यहां आया हूं कि आपकी बात का एक वजन है। आप इस देश के मीडिया के एक बहुत
प्रमुख मीडिया के नेता हैं और इसलिए आप जो कहेंगे उसमें वजन होगा, उसमें अवश्य लोग उस पर विचार करेंगे। इसीलिए मैं यहां आया हूं और कोई वजह नहीं है। और हो सकता है आप और हम किसी विषय पर एक राय के हो सकता है किसी विषय पे हम एक राय के ना हो। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि जितिन प्रसाद के जाने से आप बहुत दुखी हैं, आप उनको छोटे भाई की तरह मानते हैं, लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? G23 से G22 से G22 हो गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे ना। आपको क्या लगता है? पूछ सकते हैं कि सलमान साहब आप क्यों नहीं गए, मैं आपको बता दूंगा। अब जो चला गया है उसके बारे में आपको क्या बताऊंगा। मुझसे पूछ के गए होते, मुझे कॉन्फिडेंस में लेके गए होते, मुझसे आकर कोई दुखड़ा रोया होता तो मैं आपको सचमुच आपको बता देता कि उनके मन में ये कुंठा थी। लेकिन आज तो मैं आपको सिर्फ यही जवाब दे सकता हूं कि मैं यहाँ क्यों हूं, ये कैसे दे सकता हूं कि वो क्यों गए। लेकिन जो उनके प्रति मेरी भावना थी, जो उनके पिताजी के समय से मेरे उनके संबंध रहे, मैंने वो व्यक्त कर दिए। मैं ये भी कह सकता था कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, लेकिन क्यों? सच्ची बात यह है कि उनसे मेरा अच्छा संबंध था, लेकिन उन्होंने शायद मुझे इतना महत्व नहीं दिया। 3 पीढ़ियों के कांग्रेस के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा। G23 में भी वो थे, G22 हो गए जी। क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस में सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा? सचिन पायलट नाराज है, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की तलवारें खिंची हुई हैं, क्यों ऐसा हो रहा है ये सब कुछ? देखिए ऐसा है, ऐसा समय कर्नाटक में भी समस्या है, समय पर हर जीवित पार्टी में ऐसा होता है। G23 22 हो गई या 22 से 15 हो गई, लेकिन जो उसके प्रमुख लोग G23 के थे उन्होंने बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ और बड़ी उदारता के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए निर्णय लिए हैं। उन्होंने पार्टी से ये स्वीकार किया कि ये समय देश में कोरोना से लड़ने का है, ये समय आपस में लड़ाई का या आपस में चुनाव की कुश्ती करने का नहीं है। इसका हम आदर करते हैं। समय आएगा चुनाव भी होगा। अब रही बात, ये तो चुनाव की बात ही नहीं, ये तो आपके पार्टी के अंदरूनी दिक्कत की बात है। नहीं, अंदरूनी दिक्कत की बात नहीं है, अंदरूनी व्यवस्था की बात है। हर पार्टी में होती है। ये बेंगलोर में बीजेपी में हो रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी में हो रही है, उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। वो भी अंदरूनी बात है, उनकी पार्टी की अंदरूनी बात है। बड़ी पार्टी है, आज के दिन वो बड़ी पार्टी है, उनकी अंदरूनी बात है। हम उस पर नहीं चर्चा छेड़ते हैं, ना हम छेड़ना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस की चैट में एक ऑडियो काफी वायरल हुआ और उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार की मौजूदगी में कहा कि जब कांग्रेस आएगी तो 370 को हटा देगी, या उस पर दोबारा विचार करेगी, या फिर उस पर आएगी तो दोबारा विचार करेगी। 370 को 370 के निर्णय को हटा देगी, ये मैं समझता हूं। जिस ठीक है वो कर देंगे। देखिए कश्मीर का एक बड़ा संवेदनशील, एक बहुत बड़ा गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड कश्मीर का इतिहास रहा है और उनका परिप्रेक्ष्य है। उस परिप्रेक्ष्य में जो वहां की भावनाएं हैं लोगों की कि हमको बौना कर दिया, हमको छोटा कर दिया, हमारे अधिकार हमसे ले लिए, उस संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने वो बात कही होगी। आप दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन करते हैं? जी, आप दिग्विजय जी की बात का समर्थन करते हैं? सॉरी, नहीं, मैं समझा नहीं। दिग्विजय सिंह ने इस बात को कहा होगा और मैं समझता हूं उनसे आप अगर बुलाकर इस तरह से अगर चर्चा करेंगे तो अवश्य उसको विस्तार से वो आपको समझाएंगे। कश्मीर के लोगों की भावना को मानना, समझना, उनका सम्मान करना और उनको अपने साथ और मजबूती के साथ देशभक्ति का आदर करते हुए जोड़ना। आप भी मान रहे हैं कि विचार होना चाहिए, अगर आपकी सरकार आती है आने वाले समय में तो 370 पे पुनर्विचार होना चाहिए? नहीं, किस पे विचार होगा वो तो मैनिफेस्टो बताएगा, जब मैनिफेस्टो आएगा। लेकिन कश्मीर को सुदृढ़ करना, कश्मीर को और मजबूती से देश से जोड़ना और कश्मीर को सम्मान देना, मैं समझता हूं इस पे तो सभी विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो आज भी कर रही है विचार। चलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी आपको चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। सपा को आपके नेता भी खरी खोटी सुनाते रहते हैं। कांग्रेस का 2022 में स्टैंड क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में सुनील राय हैं एक प्रदेश के सचिव, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है सोनिया गांधी को, और इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करा दी है वहां के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ।
ये सब कुछ आपकी पार्टी में उत्तर प्रदेश में सुनील हो रहा है। राय के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। सुनील राय मेरे समय में पार्टी के कार्यकर्ता थे, मेहनत करते थे, अच्छे थे। आज उनको किस बात से कष्ट हुआ है, किस बात को लेकर उन्होंने एफआईआर किया है, चिट्ठी लिखी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूं, लेकिन मैं अभी केंद्र में हूं और केंद्र में यहाँ पर जो कुछ कर सकता हूं उत्तर प्रदेश के लिए मैं कर रहा हूं। इसलिए अगर आप मुझे कहां स्टैंड करती है कांग्रेस पार्टी? मैं आपको अवश्य बताता पूछ कर। बीजेपी कह रही है 300 प्लस, सपा कह रही है कि वो भी अच्छी सीटें लेकर आएगी। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? देखिए, कांग्रेस का लक्ष्य एक बड़ा स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में हमें अपने किरदार को फिर से वहां पर उजागर करना है और उत्तर प्रदेश को आज एक किरदार की पार्टी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हम इस लक्ष्य में अपने आप को कामयाब कर सकें, इसके लिए हम दिन रात अपनी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी पार्टी बनकर हम कांग्रेस को वहां पर उत्तर प्रदेश में आगे जो वहां की जनता और आवाम का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। हम ये मानते हैं कि जो लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में लड़ाई होगी, उसको हमको सशक्त रूप से, मजबूती से और हम लोग जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, जो कांग्रेस से जुड़े रहेंगे, हम सबका ये दुर्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य का सामना करना हमारा संकल्प है। हम कांग्रेस को फिर खड़ा कर सकें, ये हमारा संकल्प है। हम कितने कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, वो समय बताएगा। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि हमारी मदद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो तमाम खबरें दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे लगता है कि काफी बेबाकी के साथ आपने सब सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच सलमान जी। थैंक यू। अब मैं प्रेम शुक्ला साहब का रुख करूंगा। प्रेम शुक्ला साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने कई बयानों पे बोला कि देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया, उत्तर प्रदेश के बारे में भी, कांग्रेस के बारे में भी। व्हाट इज योर व्यू? काफी देर से वो बोल रहे थे, इसलिए मैं बीजेपी को मौका दे रहा हूं। देखिए, सलमान खुर्शीद जी भी बहुत स्पष्टता से लगभग यही बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अत्यंत नाजुक है और अकल्पनीय है। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। और जिस पार्टी के 7 विधायक पिछली बार चुन के आए हों, उसमें से भी अधिकांश विधायक चले गए हों। पिछली बार लोकसभा में जिसकी 2 सीटें अमेठी और रायबरेली रही हों, इस बार अमेठी का चुनाव भी 2019 में हार जाना, और रायबरेली में जो एकमेव विधायक उनकी हैं वो भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस की जमीनी स्थिति निश्चित तौर पर खराब है। अब कांग्रेस इसको उठना कैसे चाहती है? तो आपने जो शुरू में बताया कि जिस तरह से सपा जो है चाहती है कि हमारे साथ जो है अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण हो जाए और उसके साथ जातीय मतों को मिलाकर हम अपनी लड़ाई को कामयाब बनाने की दिशा में जाएं। अब उसी वोट बैंक में कांग्रेस भी छिद्र लगाना चाहती है और कांग्रेस इसी कारण जो है अपनी तरफ से नसीमुद्दीन सिद्दीकी से इस तरह के बयान दिलाती है। और उस पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर मान लीजिए राहुल गांधी के संदर्भ में या कांग्रेस के संदर्भ में अन्य कोई बयान दे दें तो उनको तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगी, उनके खिलाफ पार्टी जो है अनुशासन। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टिकरण करवा रही है। ओके, आचार्य जी जवाब। इमरान प्रताप ओके, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं आचार्य जी, जवाब। 40 सेकंड आचार्य जी जवाब। मैं दूंगा आपको प्रेम भाई, आपको मैं वक्त दूंगा आगे, लेकिन अभी आचार्य जी का जवाब बेहद महत्वपूर्ण है। मेरी बात पूरी हो जाती। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप लोग तुष्टिकरण का खेल खेल रहे हैं कि जिससे सपा को नुकसान हो जाए वहां पर, और जिससे आपका खेल बन जाए। एक तरफ ब्राह्मण होगा, दूसरी तरफ मुसलमान होगा, तो आपका खेल बनेगा। देखिए अमीश देवगन, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, देश की आजादी की लड़ाई भी उसने लड़ी तो हिंदू और मुसलमान सबको साथ लेके लड़ी, और कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद जो सरकार, तब तो महात्मा गांधी थे आचार्य जी, मुसलमान या तब तो महात्मा गांधी थे, अब तो राहुल गांधी। आप कैसी बात कर रहे हैं अमीश? गंभीर बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं। गंभीर जवाब। आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई। अभी की कांग्रेस लड़ाई राहुल गांधी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से लड़ रही है। अमीश जी सर। अमीश देवगन जी, मैं बात पूरी कर लूं। प्लीज अमीश देवगन जी, कांग्रेस ने कभी ये धर्म के नाम पे विभाजन की राजनीति नहीं की है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने शुरुआत में की, जो बात शुरुआत में आपने सवाल किया और मैंने उसका जवाब दिया,
तो समाजवादी पार्टी का एक बहुत पुराना ख्वाब है कि सारे मुसलमान उसको अपना नेता मान लें। ये बिल्कुल पक्की बात है। और बीजेपी का ये ख्वाब है, ये सपना है कि सारे हिंदू उसे अपना नेता मान लें, अपनी पार्टी मान लें। तो सवाल इस बात का, इन दोनों में पिस कौन रहा? उत्तर प्रदेश की जनता। और उत्तर प्रदेश का जो मैं तो खास तौर से कहना चाहता हूं कि नौजवान है, किसान है, वो सब बर्बाद हो रहा है। और ये देखना अमीश देवगन, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भी इसी मोड़ पे होगा। तो इसीलिए मैंने अपनी बात को जब मैंने बात की थी तब कहा था कि बीजेपी एक ऐसा चक्रव्यूह की रचना कर रही है, एक ऐसा चक्रव्यूह सजा रही है कि जिसमें जो घुसता चला जाएगा उसका वध हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, ये राहुल गांधी को इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए किसने बोला? सलमान निजामी को इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए किसने बोला? मशकूर उस्मानी को इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए किसने बोला? नसीबुद्दीन सिद्दीकी को इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए किसने बोला? आचार्य प्रमोद कृष्ण तो फंसते नहीं है इस चक्रव्यूह में, बाकी क्यों फंस जाते हैं? बताइए ना। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल। राहुल गांधी जी ने ये कहा। जी, क्या कहा? अमीश देवगन, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? आप मुझे बताओ। उनका जो स्टेटमेंट लौनी गाजियाबाद के इस प्रकरण पर आया, राहुल जी ने क्या कहा, जरा मुझे बताइएगा। उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा वो ट्विटर पर सार्वजनिक है, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन जब भारत के साथ मैं बोलता हूं ना, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं संक्षेप में बताते हैं। उन्होंने बोला राम भक्त ऐसा नहीं कर सकते। राम भक्तों की कैसे बात हो गई? वह हिंदू लड़के भी थे, वह मुसलमान भी थे। अगर वह हिंदू भी थे तो उनको राम के साथ जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? एक क्राइम हुआ, कोई मर्डर कर देता तो हम उसको किसी का जिस समुदाय का होता है उसका भक्त बता देते हैं। ये गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए आचार्य जी। अमीश, क्या राहुल गांधी ये कहते कि राहुल गांधी क्या ये कहते कि राम भक्त ऐसा करते हैं? क्या किसी बुजुर्ग को पीटना और राम भक्ति ये है? बुजुर्ग को पीटना गलत है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। योगी पे हमला करते हैं, जेपी नड्डा पे हमला करते हैं, अमित शाह पे हमला करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे हमला करते हैं, करे हमला। वो किसी ने रोका है उनको क्या? लेकिन राम के साथ जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? जब ट्विटर और भारत की लड़ाई होती है तो वो ट्विटर के साथ खड़े होते हैं, भारत के साथ क्यों नहीं खड़े होते? पॉइंट ये उठेगा आचार्य जी, क्यों नहीं उठेगा यह सवाल? अमीश देवगन, राहुल गांधी शिव के भक्त हैं और तुलसीदास जी ने लिखा है, राहुल गांधी भगवान शिव की आराधना करते होंगे, लेकिन नहीं भावा। राम भगवान राम के भक्त हैं राहुल गांधी। और राहुल जी ने ये कहा है कि ऐसी हरकत कोई राम भक्त नहीं कर सकता। और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्षमा, शील, दया, जवाब ले लेता हूं मैं। भगवान राम को करुणा निधान कहा गया है। तो जो भगवान राम का भक्त है वो ऐसे काम नहीं कर सकता। भगवान शंकर के भक्त है वो। इसमें राहुल जी को कटघरे में प्रभु राम तो भगवान शंकर के भक्त थे। तो राहुल जी तो अपरंपार है। देखिए, नहीं, सवाल ये है अमीश जी कि जब वहां जय श्री राम का नारा लगाने की पुष्टि ही नहीं हुई, उसके पहले राम भक्तों को आप भाषण क्यों देने लगे? क्योंकि आपको प्रभु रामचंद्र जी के विरुद्ध काम करने का अभ्यास है। कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि साहब जो है राम मंदिर के लिए आप तत्काल सुनवाई मत करिए, और आप कहते हैं मंदिर में जाने वाले जो हैं लड़कियां छेड़ते हैं, और आप कहते हैं कि साहब ये जो कलावा बांधते हिंदू हैं ये देश के लिए इस्लामी जिहाद से ज्यादा बड़े खतरे हैं। तो आपका जो पूर्व इतिहास है। फिलहाल ये देश हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि अगर ये मायाजाल है, अगर ये चक्रव्यूह है, और अगर इस चक्रव्यूह में बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो सपा, कांग्रेस इसमें फंस क्यों रही है? समझदार को तो इशारा काफी होता है। मैं जनता जनार्दन को बहुत समझदार मानता हूं, आप खुद समझदार हैं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।